देखो हम बात करने वाले हैं सबसे यहाँ पे इंडेक्स 113 के बारे में, जिसका नाम है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये इंडेक्स लगता कहाँ पे है, तो ये उन जगहों पे लगेगा जहाँ पे फेयर वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। जैसे काफ़ी सारे इंडेक्स हैं ना, जैसे इंडेक्स 16 है, 38 है, 105 है, 36 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये सब जगहों पे फेयर वैल्यू के बारे में बोला गया है, पर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं बोला गया। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसा बोला गया है वो मेथड यूज़ करके हम फेयर वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ये इंडेक्स कहाँ पे नहीं लगेगा, तो जिन स्टैंडर्ड्स में अपने स्पेसिफिक बोला हुआ है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू, वहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे इंडेक्स 2 हो गया, 102 हो गया, 36 हो गया, 116 हो गया, उन जगह पे। ठीक है, सबसे पहले फेयर वैल्यू होता क्या है, तो फेयर वैल्यू को अगर सिंपली समझना चाहें तो बेचने पे हमें कितना पैसा मिलेगा इन सिंपल। ठीक है, तो प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल ऑन एनी असेट। ठीक है, किसी असेट को बेचने पे हमें कितना पैसा मिलेगा, या फिर लाइबिलिटी को अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो उसके केस में हमें कितना पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा वो पैसा। ठीक है, और कब बोला गया है, तो ऑर्डर नेचर के ट्रांजेक्शन में बोला गया है, मार्केट पार्टिसिपेंट होने चाहिए और एक मेजरमेंट डेट पे के लिए बोला गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ की बात होती है यहाँ पे, असेट की भी और लाइबिलिटी की। तो जब दोनों के केस में क्या बोला गया है, असेट के केस में बेचने पे कितना मिलेगा, लाइबिलिटी केस में ट्रांसफ़र करने पे कितना मिलेगा। ठीक है, अगर न्यू असेट होता है तो फर्स्ट डे पे उसका परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस हमेशा सेम ही होता है। हाँ, पर देयर आर चांसेस कि भाई इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस आपस में सेम ना हो। ठीक है, तो 109 बात करता है तो वहाँ कवर हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि हमें जो फेयर वैल्यू लेना है वो कब का लेना है, कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको फेयर वैल्यू लेने जाना है प्रिंसिपल मार्केट का। प्रिंसिपल मार्केट इसको बोलते हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ हाईएस्ट वॉल्यूम में ट्रेड होती है। ठीक है, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस उसको दे दी है, उसको दे दी है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई शेयर है और शेयर है उस वो NSE पे भी ट्रेड हो रहा है, BSE और हमारा BSE पे भी ट्रेड हो रहा है। NSE में ज़्यादा क्वान्टिटी में ट्रेड हो रहा है, तो फॉर श्योर आप किसकी प्राइस लेंगे, तो जहाँ पर ज़्यादा क्वान्टिटी में ट्रेड हो रहा होगा वहाँ की प्राइस। ठीक है, अगर प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें क्या देखना होता है, फिर हमें देखना होता है मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट की, जहाँ से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। कैसे डिसाइड करें कि कौन सी मार्केट हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेजेस है, तो दोनों मार्केट में चले जाओ, दोनों मार्केट के प्राइजेस पता कर लो, वहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रहे हैं वो पता कर लो, और वहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लग रहा है वो पता कर लो। तो जो वो प्राइस आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट का प्राइस, और उन दोनों में से जो भी ज़्यादा वाला होगा वो हम क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो चूज़ करते टाइम कि कौन सी मार्केट चूज़ करनी है, जब आपके पास एक से ज़्यादा मार्केट हो तो आपको ये करना है, क्या करना है, सबसे पहले वहाँ का प्राइस देखो कितने पैसे मिल रहे हैं वो, उसमें से माइनस कर दो कि आपका क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और उसमें से आपका क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो। ठीक है, यहाँ से आपने चूज़ कर लिया कि चलो ये वाले मार्केट का हमें प्राइस सही लग रहा है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो ये हमें लेना है। अब मार्केट डिसाइड होगी, उसके बाद उसका फेयर वैल्यू निकालेंगे। तो फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या दोनों खर्चे माइनस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजेक्शन, तो नहीं, सिर्फ एक ही खर्चा माइनस करेंगे और वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ये याद रखना है कि भाई हमें दोनों चीज़ें माइनस नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला माइनस करना होता है। इसके बाद हमें फेयर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू लेनी थी हो गया, फेयर वैल्यू लेनी है तो फेयर वैल्यू आएगी कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल असेट के लिए। तो नॉन फाइनेंशियल असेट के लिए क्या बोला हुआ है, आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो क्या हो, जो हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ में हो। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी हमारे लिए हाईएस्ट और बेस्ट यूज में है या नहीं है, तो वो उसके लिए 3 कंडीशन है। एक, वो फिज़िकली पॉसिबल हो करना, दूसरा लीगली परमिट हो, और तीसरा फाइनेंशियली फिजिबल हो। अगर तीनों कंडीशन आपके लिए सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या करोगे, आप वही वाला बेस्ट यूज़ वाला प्राइस ले लोगे। जैसे एक हमने एग्जांपल भी देखा था कि एक लैंड है, लैंड का रेजिडेंशियल यूज़ भी है और कमर्शियल यूज़ भी है। ठीक है, अब फॉर श्योर हमें किस में प्राइस ज़्यादा मिल होगी, तो हमें कमर्शियल यूज़ वाले में ज़्यादा मिल होगी। ठीक है, पर मान के चलो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस जगह पर कमर्शियल बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, वो जगह इतनी छोटी है कि आप कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी ही नहीं कर सकते, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, उसके केस में फिर हम क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर हम उसको बेस्ट यूज़ ना मान के रेजिडेंशियल वाला प्राइस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलो आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिजिकली पॉसिबल भी है, लीगली परमिटेबल भी है, और फाइनेंशियली फिजिबल भी है, पर हाँ कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि नहीं हम तो ये काम करते नहीं, तो क्या हम वो वाली प्राइस को इग्नोर कर देंगे, नहीं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटिटी की स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन अगर कुछ लग रही है तो वो हमें क्या करना है, वो हमें इग्नोर करना है, वो हमें कंसिडर नहीं करना। ठीक है,
तो सबसे पहले ये हो गया किसके लिए, ये हो गया नॉन फाइनेंशियल एसेट के लिए, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल एसेट हो गया। अब नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे, अब अपने देखने जाएंगे फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट के लिए क्या बोला गया, ठीक है। आपको फेयर वैल्यू कैसे देखनी है, सबसे पहले तो अगर उसका मार्केट अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, तो आप वही मार्केट वाला प्राइस यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे मान के चलो शेयर है किसी रिलायंस के शेयर ट्रेड कर रहे हैं और रिलायंस के शेयर का मार्केट अवेलेबल है तो आप वही प्राइस ले लोगे, बात खत्म हो गया, ठीक है। पर इन केस उसका एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम देखते हैं फेयर वैल्यू का हायरार्की, उधर जो बोला होगा वैसा हम लेने चाहिए। तो वहाँ पे क्या हायरार्की है, तो सब तीन अलग अलग लेवल है। लेवल 1 कब बोलते हैं, जब हम यूज़ कर रहे होंगे क्या, आइडेंटिकल शेयर, ठीक है। अगर आप आइडेंटिकल कंपनी के शेयर यूज़ करोगे विदाउट एनी एडजस्टमेंट तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा लेवल 1, ठीक है। सेकेंड फिर उसके बाद आता है लेवल कि भाई ठीक है आपके पास आइडेंटिकल कंपनी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिकल कंपनी अवेलेबल है पर आप क्या करो उसमें थोड़ी बहुत इनसिग्निफिकेंट चेंजेस करो तो वो लेवल 2 हो जाएगा। या फिर आपके पास आइडेंटिकल कंपनी अवेलेबल ही नहीं है और तो फिर आप क्या करो, सिमिलर कंपनी यूज़ करो विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ कवर हो जाएंगी, लेवल 2 में। एंड देन फिर आता है हमारा लेवल 3। लेवल 3 में क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास ना आइडेंटिकल कंपनी अवेलेबल है ना सिमिलर कंपनी अवेलेबल है, फिर हम वैल्यूएशन के मेथड्स का यूज़ करके हम फेयर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, या तो आप आइडेंटिकल कंपनी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट करो या फिर सिमिलर कंपनी में आप एडजस्टमेंट करने जा रहे हो तो वो हमारा कवर हो जाता है लेवल 3 में। अब मैंने बोला जैसे वैल्यूएशन निकालते हैं तो वैल्यूएशन कैसे कैसे निकाल सकते हो, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल हो गया, फिर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके हो गया, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 3-4 को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है हम यूज़ करते हैं मार्केट अप्रोच वाला मेथड, दैट इज़ कंपेरेबल कंपनी का जो मेथड है वो, कि भाई आपके पास एंटरप्राइज वैल्यू है, आपके पास एबिटा है और आपके पास क्या है, उसका वैल्यू दिया हुआ है कि मान के चलो 8 है, 10 है, ये है कि, लेकिन किसका दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है फॉर एनी आइडेंटिकल कंपनी और सिमिलर कंपनी, ठीक है। तो आप वहाँ से क्या करोगे, आप उसका यूज़ करके आप वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पे जो आता है ना वो हमारा आता है एंटरप्राइज़ वैल्यू। एंटरप्राइज़ वैल्यू का मतलब क्या होता है, सब कुछ आ गया इसमें, इक्विटी भी आ गया, डेट भी हो गया। मान के जो कल को हमें ख़रीदना पड़ेगा किसी कंपनी को तो हमें उसके साथ एसेट्स होना चाहिए, तो हमें ख़रीदना पड़ेगा तो हमें क्या क्या देना पड़ेगा, इक्विटी को भी पैसा देना पड़ेगा, डेट को भी पैसा देना पड़ेगा, और वो हम दे सकते हैं अपने उसको देने जाएंगे और उसका सारे एसेट्स हमारे हो जाएंगे तो कैश भी हमारा हो जाएगा, तो हम कैश को एडजस्ट कर लेते हैं। एसएफएम में हमने वो देखा है सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, वैल्यू ऑफ फर्म आता है। तो यू हैव टू फाइंड द इक्विटी का वैल्यू, तो आप एंटरप्राइज वैल्यू में से डेट को एडजस्ट कर दोगे, मतलब डेट को माइनस कर दोगे, कैश को एडजस्ट कर दोगे, कैश और माइनस में होता है तो प्लस में कर देंगे। एंड देन उसके बाद सेम अगर कोई हमारी असेट है, कोई सरप्लस असेट हमें मिली थी जो ऊपर कवर नहीं थी तो वो भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। उससे हमारा क्या आ जाएगा, उससे हमारा इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। कोई अगर हमें एडजस्टमेंट्स करने होंगे जैसे लिक्विडिटी डिस्काउंट के, मार्केटेबिलिटी का, लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी का डिस्काउंट का परसेंटेज, नॉन कंट्रोलिंग स्टेक का इंटरेस्ट का परसेंटेज, तो वो सब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट करने जाना है। तो वो हो गया। देन उसके बाद एक मेथड हो सकता है पी रेशियो वाला, पी रेशियो के बेसिस पर प्राइस निकाल लो और उसमें एडजस्टमेंट कर लो। नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड हो सकता है, इनकम अप्रोच वाला मेथड हो सकता है। इनकम अप्रोच वाले मेथड से भी हमारा पूरा वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है, तो उसके केस में भी हमें वो डेट, कैश और सारा सरप्लस एडजस्ट करना पड़ता है। फिर कॉस्ट अप्रोच हो सकता है जिसमें हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज़ कर सकते हैं और सिमिलर एसेट के कॉस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे क्या है, बात की गई है कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो। एक क्वेश्चन है उसमें डीकमीशनिंग लाइबिलिटी वाला जो याद रखने जैसा है, वो क्या बोलता है, वो वहाँ पे ऐसा बोला है लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी, तो हमें वो डीकमीशनिंग का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है कि वो कितना आएगा, तो वो हमें खुद से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट निकालो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा में खर्चे वर्चे लग रहे हैं तो वो निकालो। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे लेबर कॉस्ट निकाली थी, फिर हमें ओवरहेड का कॉस्ट बोला था तो वो 80% ऐसे बोला हुआ था, तो वो हमने उस लेबर कॉस्ट का करके निकाल लिया था। तो उन दोनों में प्रॉफिट मार्जिन हमने ऐड कर दिया था। इन सिंपल बोल के रहा है हम लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करें, तो किसी को अगर लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे, निकालनी कैसे है कॉस्ट निकालने के लिए आप ऐसे मान लो कि हम लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करें, तो लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, लेबर का खर्चा लगेगा, ओवरहेड का कॉस्ट लगेगा, वो सामने वाला बंदा फ्री में तो काम नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करेगा। तीनों चीज़ें ऐड करके एक अमाउंट आ गया, उसमें जिसका प्रीमियम एडजस्ट कर लो और उसके बाद उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा फ्यूचर का कैश फ्लो। उसको डिस्काउंटिंग करके आप क्या कर सकते हो, डीकमीशनिंग का लायबिलिटी निकाल सकते हो। जब डिस्काउंटिंग करोगे तो आप दोनों चीज़ें कंसिडर करोगे, एक तो रिस्क फ्री रेट भी कंसिडर करोगे और अगर कोई नॉन परफॉर्मेंस का रिस्क है तो वो भी कंसिडर करोगे। उसके बाद जाके आप क्या निकालोगे, उसके बाद जाके आप निकालोगे आपका जो भी अमाउंट बन रहा होगा फॉर द डीकमीशनिंग लायबिलिटी वो।